सो वेलकम एवरीवन। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं रेडियंस में मैथ्स लेता हूँ और साथ में डायरेक्टर भी हूँ रेडियंस इंस्टीट्यूट का जबलपुर में। मैं और मेरे जो कलीग्स हैं, मैं हो गया मैथ्स के लिए, अनिल कुशवाहा सर हैं केमिस्ट्री के लिए, अमित त्यागी सर फॉर फिज़िक्स। हमारा ग्रुप पिछले कई सालों से जबलपुर में हम आईआईटी की तैयारी कराते हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं तो इन द ईयर 2001 वी हैव जॉइंड फिट्जी दिल्ली की जो फ्रेंचाइजी उसको हमने ज्वाइन किया था। उसके बाद दिल्ली फिट्जी का सेंटर जबलपुर में ओपन हुआ था 2002 में या 3 में अप्रॉक्स। फिर 2003 से 2005 तक जबलपुर में फिट्जी के सेंटर में हम लोगों ने टीचिंग किया। और जबलपुर से जो पहला बैच था हम लोगों का आईआईटी का, उसमें हम लोगों ने ऑल इंडिया रैंक 4 प्रोड्यूस की थी इन द नेम ऑफ अंकित शर्मा इन IITJEE 2004। ही वाज आवर 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट। और फिर 2005 में हमने अपना खुद का इंस्टीट्यूट रेडियंस नाम से लॉन्च किया। और 2005 के बाद आज 2022 है और आप में से ऐसे शायद बहुत सारे लोग होंगे कि मैं देख सकता हूँ कि 2005-2004 बॉर्न होंगे। मतलब आपकी जो एज है दैट विल बी माइट बी अराउंड द एज ऑफ रेडियंस एट जबलपुर। सो एनीवे दैट वाज ऑन लाइटर टोन। तो बात यह है कि मैं और मेरे कलीग्स हम सबका करीब 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है इन द टीचिंग ऑफ आईआईटी। हमने अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस में बहुत सारे चेंजिंग पैटर्न्स देखे हैं, वेरिएबल लेवल के स्टूडेंट्स देखे हैं, सब कुछ जो भी आप कोविड का भी काल देखा है, कोविड की अनसर्टेनिटी पिछले 2-3 साल देखी है। ऑफलाइन बोर्ड में पढ़ाना शुरू किया था, बोर्ड के ऊपर चॉक से, फिर उसके बाद वाइट बोर्ड मार्कर, फिर उसके बाद जूम कॉल के थ्रू। तो ऑफ कोर्स एक काफ़ी कह सकते हैं ट्रांजिशन वाला फेज़ रहा है, वो सब कुछ देखा हुआ है। तो जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आई थिंक वी शुड कीप इट इंटरेक्टिव। क्वेश्चन आंसर सेक्शन आपके साथ में चालू है। आपके मन में कोई भी क्वेरी साथ साथ में आते रहती है मेरी बातों से, तो आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। अदरवाइज़ इन द एंड ऑफ सेशन मैं, अगर आप हैंड रेज करेंगे कुछ पूछना चाहते हैं तो आई विल अलाउ यू, तो आप खुद को अनम्यूट करके मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे तो एंड में पूछ भी सकते हैं। और सेशन के दौरान बीच में आपके मन में कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी शंका होती है, तो बिना खौफ, बिना कोई हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जो भी आप टाइप करते हैं वो सिर्फ मुझे दिखता है, पब्लिक मैसेज या कमेंट नहीं है। तो यू कैन आस्क मी वॉट एवर डाउट यू हैव इन योर माइंड। एंड मेरे से बात करते वक्त आप ये मत सोचिए कि मैं रेडियंस का डायरेक्टर हूँ या रेडियंस में एडमिशन लेने नहीं लेने के बात कर रहा हूँ। आप ये मान सकते हैं कि आप अगर नीट की या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसी कॉम्पिटिटिव एरिना में मेरा एक्सपीरियंस करीब 20 से 25 साल का है। तो आई कैन गाइड यू और आई कैन आंसर योर क्वेरीज। आप पूछना चाहते हैं या आपके पेरेंट्स पूछना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन मतलब दिमाग में होता है, बिकॉज अभी आपका 10th एग्ज़ाम हुआ नहीं है, यू आर जस्ट इन क्लास 10th और यू आर हेडिंग टूवर्ड्स क्लास 10th। तो आप पहले हैंड रेस करके, आपके पास हैंड रेज ऑप्शन है यहाँ पे जूम कॉल में, तो आप हैंड रेज करके पहले मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको मैथ्स लेना है। प्लीज़ रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड कि येस आई हैव टू डू दिस थिंग, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एंड आई हैव टू टेक मैथ्स आफ्टर क्लास 10th। जितनों ने मैथ्स का डिसाइड कर लिया है प्लीज़ रेज योर हैंड। ओके, नाउ रेज योर हैंड। आप में जितने लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू गो फॉर नीट एंड आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ना है एंड नीट की प्रिपरेशन आगे करनी है, आपने डिसाइड कर लिया हुआ है, ऐसे कितने लोग हैं? आप रेज हैंड करिए जो लोग नीट के लिए डिसाइड कर चुके हैं। ओके, वेरी गुड।
एंड नाउ प्लीज़ रेज योर हैंड जिन लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, दे आर इन टू माइंड्स, मतलब इन द केस ऑफ कन्फ्यूजन कि अभी पता नहीं है कि हमको क्या लेना है, मैथ्स लेना है या बायो लेना है या दोनों नहीं लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, मतलब हमने डिसाइड नहीं किया है या ये दोनों नहीं लेना है, कॉमर्स लेना है या डिसाइड नहीं करना है, ऐसे कितने लोग हैं? राइट, ओके। सो आई कैन से कि फ़िलहाल जो लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, मेजॉरिटी इनमें से उन लोगों की है जिन लोगों ने मैथ्स लेना डिसाइड कर लिया है, एंड अ वेरी स्मॉल portion of those who want to take NEET and who have not decided. Okay, तो anyway, इन बातों को पूछने से थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ता है कि आई कैन एक्चुअली एटलीस्ट डिसाइड कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ या आपके मन में क्या है। ओके फाइन। सो आप सब्जेक्ट चॉइस की जब बात आती है तो ऑफ कोर्स ये जो सब्जेक्ट चॉइस की बात है ये कैरियर से रिलेटेड होती है, ठीक है। और आप बीच में एक बात ये भी सोच सकते हैं कि नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू माई चॉइस, माई प्रेफरेंस, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई वांट टू बी, ओके, मोर लाइक व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डिसलाइक, मतलब पसंद नहीं पसंद पे आ जाती बातें। तो मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ये मैं मेरे अपने ओपिनियन और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ। आपसे मेरी ओपिनियन बिल्कुल डिफ़र कर सकती है, और स्टिल मेरी ओपिनियन के बारे में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा कि आपको दो नज़रिए पे सोचना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको पसंद क्या है, दूसरी बात यह है कि जो चीज़ आपको पसंद है क्या उसका फ्यूचर है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि मेरे को जावा पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, जावा एक लैंग्वेज होती थी पहले, जावा में बहुत इंटरेस्ट है, या मेरे को HTML एक लैंग्वेज होती है वेबसाइट बनाने की, उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट येस, आपको अच्छा लगना एक बात होती है, दूसरा बात ये होती है कि दैट इज़ कम्प्लीटली ऑब्सोलीट एंड इट डजेंट हैव एनी मोर फ्यूचर अहेड। मीन्स पसंद नापसंद अपनी एक जगह होती है, और दूसरी बात होती है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो कितना कैरियर ओरिएंटेड है या उसमें कितना फ्यूचर है, दोनों बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। प्लस ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है कि उनको कोई एक चीज़ पसंद इसलिए होती बिकॉज़ वो दूसरी चीज़ देखे ही नहीं होते हैं। मतलब आपने अगर आलू गोभी के अलावा कुछ खाया ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजमा ख़राब होता है या बटर पनीर मसाला ख़राब होता है। मतलब ऑफ कोर्स अगर आपने सब कुछ टेस्ट किया हुआ है तो आप बता सकेंगे येस आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। बट क्लास 10 तक के बच्चे जो होते हैं नॉर्मली, आप लोगों के केस में एक्सपोजर इतना कम होता है कि कुछ दो चार सुनी सुनाई बातों पे या एक कोई रोल मॉडल को देख के वो गेज कर लेते हैं, जज कर लेते हैं कि मुझे यही बनना है या हाँ मुझे यही पसंद है। तो मुझे लगता है वो बहुत बचकाना होता है। एक और बचकानी बात हो सकती है कि जैसे 3-4 दोस्त हैं, आपस में मिल के तय करें कि भाई तू क्या लेगा, तू क्या लेगा, तू क्या लेगा, अच्छा तुम ये लोगे, तुम ये लोगे, तुम ये लोगे, मैं भी यही लूँगा, हम तो दोस्त हैं, हम तो साथ में रहेंगे। तो अगेन ये बहुत चाइल्डिश है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, 10th में हैं। जैसे आप 11-12 जाएंगे, आपका दोस्ती, आपकी ग्रुप अलग बनेगा, फिर आप कॉलेज में जाएंगे अलग होगा, फिर आप किसी जॉब में जाएंगे अलग होगा, फिर आप किसी सोसाइटी में रह जाएंगे, किसी शहर में जॉब करेंगे वहाँ अलग होगा। मतलब जैसे जैसे आपके शहर चेंज होंगे, जैसे जैसे आपके जॉब, आपका प्रोफाइल चेंज होगा, लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो जो फ्रेंड सर्कल है उस पे आधारित कोई निर्णय नहीं होना चाहिए, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, और अभी जबकि आप घर से निकले ही नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा ब्रॉडर सोच रखनी चाहिए, और क्लास 10th का बच्चा बहुत छोटा होता है इस बात को जज करने के लिए कि मुझे क्या पसंद है, नहीं पसंद है। ये बिल्कुल वही बात होगी कि क्योंकि मैंने आज तक आलू गोभी मटर के अलावा कुछ खाया ही नहीं है, इसका मतलब मुझे वही पसंद है, और बाकी दुनिया की हर सब्ज़ी बेकार होती है क्योंकि मैंने तो बस एक ही सब्ज़ी आज तक खाई है। तो दैट विल बी वेरी वेरी शॉर्ट साइटेड एंड इमैच्योर। इन बातों को बताने के पीछे मेरा सिंपल सा जो मकसद है वो ये है कि आपको अलग अलग बातों को पता होना चाहिए। पहली बात यह है कि जो कैरियर होता है वो कैरियर कभी भी किसी का 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं बनता। कभी भी जो हार्ड वर्क का माइंडसेट है, मेहनत करने का एक लॉन्ग लास्टिंग माइंडसेट है,
किसी को मान लीजिए अगर IAS IPS ऑफिसर बनना है, या किसी को एल्गोरिथम AI मशीन लर्निंग में जाना है, या किसी को किसी भी फील्ड में जाना है, तो वो जो रास्ता है वो एक दिन में तय नहीं होता है, सालों में, ईयर्स में, मंथ्स में, विद द सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी वो कवर अप होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर आज से मान लीजिए से 7, 8, 9 ईयर्स के बाद एक IAS ऑफिसर बनने वाले हैं, तो उसका जो बीज है वो आज डला जाएगा, और ये 7 सालों की जो मेहनत है आपकी वो तय करेगी कि आपका एक्चुअली क्या होने वाला है। तो हम इस बात को सोचें कि हम जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, मैथ्स बहुत सारे लोग लेते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है? मैथ्स के पीछे कारण ये होता है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद भी आप वहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे मुझे किधर जाना है। मेरे को स्टार्टअप अपना कुछ करना है, या मेरे को पब्लिक सेक्टर के तैयारियां करनी है, लाइक सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, या मुझे CFA करके अकाउंट्स में जाना है, या मुझे सॉफ्टवेयर्स में जाना है, या मान लो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या मुझे मैकेनिकल से मैंने किया है बट CS पढ़ने मेरे को US जाना है, उसके बाद मेरे को US में कोई रिसर्च करनी है, PhD करनी है। मीन्स आपके पास एक ऐसा पार्किंग लॉट होता है जहाँ पे खुद को पार्क करके आप सोच सकते हैं कि अगले 3-4 सालों तक मुझे क्या करना है। तो इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली अ पार्किंग लॉट, जहाँ पे आप खुद को पार्क कर देते हैं और वहाँ पे जाके सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है। और सोचने के लिए आपके पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक बेटर प्लेस होती है। सपोज यू गो टू IIT, तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस, एंड एक आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर में आप बहुत सारी अच्छे निर्णय ले पाते हैं, अच्छे लोगों से मिल पाते हैं और थोड़ा सा आगे का बेहतर सोच पाते हैं। इन केस यू प्लान टू टेक बायोलॉजी, नीट की तैयारी में आप जाना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नीट एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं है। नीट क्वालिफाई करना इज़ एज टफ और इजी एज JEE एडवांस, दोनों को मैं बराबर मान के चलता हूँ। नीट अगर आप निकालते हैं, आप पहले MBBS के लिए जब जाते हैं, उसके बाद खाली MBBS से तो उसमें होता नहीं है, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना होता है, और PG का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दैट इज़ इक्वली टफ, और आई कैन से इट इज़ टफर देन इवन नीट। तो आप जब ये दो, एक बार नीट निकालते हैं, एक बार PG का एग्ज़ाम निकालते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं, मतलब आप ये मान लीजिए कि 8, 9 से 10 साल लगता है 12th क्लास के बाद। 12th कंप्लीट होने के बाद अप्रॉक्स 8, 9 और 10 ईयर्स लगता है कंसिस्टेंटली पढ़ने का। 10 साल अगर लग रहा है तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो रहता है आपके बराबर का, वो 4 ईयर्स में इंजीनियरिंग करके 6 ईयर्स की एक्सपीरियंस वाली लाइफ गुजार चुका होता है, मतलब उसका ऑन फील्ड एक्सपीरियंस 6 ईयर्स का हो चुका होता है। तो यू कैन नॉट सिंपली कंपेयर, दोज आर टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स। आप कहना चाहते हैं कि सपोज़ मेरे को बायो भी नहीं लेना, मेरे को मैथ्स भी नहीं लेना है, मेरे को तो कॉमर्स लेना है, तो आई शुड से कि आपको कॉमर्स के फील्ड में बहुत अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे 11th-12th में। इसका मतलब है कि अपने आप आपका कंपटीशन लो हो गया, आपके टारगेट्स लो हो गए। और जैसे आप देखेंगे मुंबई हो गया, ख़ास करके महाराष्ट्र में, तो उधर पे जो अच्छा बच्चा होता है वो कॉमर्स लेता है, राइट। बट यहाँ पे अगर आप इस शहर की बात करेंगे या नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे या इवन हैदराबाद तरफ की भी बात करेंगे, तो उधर पे जो अच्छा बच्चा है वो कॉमर्स नहीं लेता है, वो मैथ्स लेता है। तो सीधी सी बात है, आप भले ही बहुत अच्छे थे बट आपने खुद को एक ऐसे ग्रुप में डाल दिया जहाँ पे बाकी के 9 बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आप भी ऑलमोस्ट लाइट लोगे कि यार देखो वो भी नहीं पढ़ रहा, वो भी नहीं पढ़ रहा, वो भी नहीं पढ़ रहा, बिकॉज अल्टीमेटली वो ग्रुप आपको ऐसा मिल जाता है कि वो आप कुछ अच्छे करने के आपके ज़्यादा चांस रह नहीं जाते हैं। तो बेसिकली फ़िलहाल मैं आगे की जो बातें हैं ये इस बात के को मान के चल रहा हूँ दैट अभी आप IIT की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मैं जैसे फ़िलहाल IIT की बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले आप कह सकते हैं 20-21 ईयर्स का, दैट इज़ अबाउट टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर IIT, फॉर JEE मेंस, JEE एडवांस्ड। मैं इन्हीं बच्चों के साथ डील करता हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि वाई IIT, IIT ही क्यों, IIT ही क्यों, दैट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट should come in your mind,
तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो आप लोग देखते देखते स्क्रीन कितनी देर देखोगे, बोर हो जाओगे, तो आप थोड़ा सा इस बात को आंसर करिए। मुझे ज़रा Q&A सेक्शन में टाइप करके बताइए कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IIT, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई यू वांट टू गो फॉर IIT, और व्हाई यू वांट टू गेट इनटू दैट कॉलेज। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसको आंसर करिए। आई थिंक यू शुड आंसर इन दिस Q&A सेक्शन। वाई IIT? IIT ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मतलब IIT क्यों लगाना चाहिए आपको लगता है, या क्यों आपको? बिकॉज कोई भी काम लाइफ में बिना रीज़न के नहीं होता है। मतलब जब तक अगर पानी भी ऊपर से नीचे फ्लो होता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। कभी भी कोई काम किसी रीज़न से होता है, बिना रीज़न के कभी कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न IIT का नहीं है तो आप बहुत कैजुअल रहेंगे और आपकी लाइफ ऑलमोस्ट आप वैसे ही चलेंगे कि रोज़ उठ रहे हैं, रोज़ सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब कोई एक पैशन नहीं होगा, कोई एक जुनून नहीं होगा। तो यू मस्ट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई IIT। तो आई थिंक यू शुड आंसर इट Q&A में। आई थिंक means competition is a way for subject selection, because if we clear it so we'll get admission in top colleges of India, because my interest lies in maths and I think I can do it. Also I am curious about various things, a kickstart to achieve something, to get into NASA. Okay, NASA एक आ गया, NASA वाला because IIT makes what mind open and gives a good environment. Actually मैंने इतने सारे ईयर्स में ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां देखे हैं, जैसे अभी भी किसी ने नासा लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि आई शुड ओनली से दिस इज़ वेरी वेरी इमेच्योर एंड चाइल्डिश थिंग टू टॉक अबाउट नासा। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग कि वो अच्छा है बुरा है। देखिए सीधी सी बात यह है कि आप अभी इस जगह पे हो, आपको सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए कि आप बेस्ट पॉसिबल एक कॉलेज में जाएं। बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मतलब सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट नासा, तो अभी आपका टारगेट पहला होना चाहिए कि मैं IIT क्रैक करूं, ठीक है। ज़्यादातर लोग नासा 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 क्योंकि डिस्कवरी में हम देखते हैं, और US की जो थोड़ी साई-फाई टाइप की मूवीज़ होती है उसमें देखते हैं, तो वहाँ से एक पिक्चर बना लेते हैं कि नासा ये है वो है, और थोड़ा सा उनका जो मार्केटिंग होता है US का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। US की मार्केटिंग हमेशा पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो एक पिक्चर बन जाती है नासा नासा नासा। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ गुड और बैड, बट इट इज़ वेरी चाइल्डिश। सिर्फ एक डिस्कवरी चैनल या एक मूवी से इंस्पायर्ड बात के अलावा ये कुछ भी नहीं है। बिकॉज अभी आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि उसके लिए मेरे को क्या करना है नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है आपको IIT क्रैक करना है। IIT क्रैक करना है। मालूम चला कि JEE मेन में 10 लाख बच्चों में 9 लाख रैंक आ रही है और पहले से नासा 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 कर रहे थे। तो ये होता है ज़्यादातर नासा वालों के साथ में। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपका होगा नहीं होगा या क्या होगा, बट येस, जैसे मेरे को अगर मान लीजिए रात के टाइम में यहाँ से कटनी जा रहा हूँ, तो जब मैं गाड़ी की हेडलाइट जलाता हूँ तो मुझे आगे 50-100 मीटर का दिखता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, रोशनी भी आगे बढ़ती है, तो यहाँ से कटनी तक मैं रात के अंधेरे में पहुँच सकता हूँ। मगर यहीं पे मैं गाड़ी की लाइट चालू करूँगा और सीधे मुझे कटनी दिखना शुरू नहीं हो जाता, बिकॉज गाड़ी की लाइट उतना आगे तक नहीं जाती है। तो लाइफ में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है, यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेजुअल एंड वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेरी सिस्टमेटिक। बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा आपको लाइफ में। एंड ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी बात है कि आप अगर कल सुबह 5 बजे उठने का टारगेट बना रहे हैं, तो क्या आप अगले 6 महीने तक सुबह 5 बजे उठ सकते हैं? तो मेरे ख्याल से दैट विल बी अ मच बिग हायर एंड डिफ़िकल्ट टास्क एज़ कम्पेयर टू गोइंग इनटू नासा। नासा जाना ईजी होगा भाई। तो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि एक रूटीन और कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पाती है, और वो सपने सिर्फ सपनों में ही रह जाते हैं। मतलब नींद में ही नासा रहते हैं, और आँख खुलती है तो पता चलता है आज भी 5 बजे की बजाय सुबह का 8 बज चुका है और हम आज भी नहीं उठे हैं। तो the ground reality is totally different. So start working hard in the ground. Okay, that's the first thing what you need instead of daydreaming. हाँ, नासा, या हो सकता है आप खुद उससे भी ऊंची जगह पे जाएं, या नासा ही क्यों, मैं कहता हूँ इसरो। Why not इसरो? Why only नासा? So anyway, जैसे मैंने बोला कि एडवर्टाइजिंग नासा की थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज IIT मेक्स
our mind open and gives a good environment, because I want to pursue research after that, and IIT has good quality faculties, or also it's economical. Yes, इसने एक शब्द यूज़ किया इकोनॉमिकल, तो जो बातें मेरे दिमाग में आती आ रही मैं आपको वो बताते जाऊँ। पहली बात तो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल हटा दीजिए, पैसे को दिमाग से हटा दीजिए कि आईआईटी की फ़ीस क्या है और यूएस की फ़ीस क्या होती है, इसको दिमाग से हटा दीजिए। कई लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और बहाना पैसे का रोते रहते हैं, पैसे का बहाना रोते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप में मेहनत करने की काबिलियत है, आप में दिमाग है, आप कंसिस्टेंट हैं, तो पैसा कहीं भी बैरियर नहीं है। आज दुनिया की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जिसको पैसा चाहिए, हर किसी को टैलेंट पहले चाहिए। पैसा तो कहीं बैरियर है ही नहीं भाई। मतलब इफ़ यू हैव पोटेंशियल, आपको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी या स्टैनफोर्ड भी आपको फ्री में ले जाएगा भाई। आप पैसे कहाँ लगा रहे हो? आपको तो फ़्लाइट की टिकट तक कटा के वो दे देंगे। मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर ओन पोटेंशियल। सो यस, इकोनॉमिकल वाली जो बात है फ़िलहाल हम इसको किनारे कर देते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न। आपके लिए भी नहीं होना चाहिए, मेरे लिए भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी बात है कि हम उन क्वालिटीज़ को गेन करें या क्वालिटीज़ क्या उनको आइडेंटिफाई करें पहले। It provides a good campus selection and many opportunities for further job and qualifications. Campus selection, yes, ये बहुत सारे लोगों का ये प्रायोरिटी होता है। What the girl is writing, सर एक स्टेप ऊपर उठ जाएंगे। ओके, एक्चुअली आप में से कई लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे रीजंस लिखे हैं, बट मैं आप लोगों से अपनी बात इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो कॉलेज होता है आईआईटी, वो सिर्फ ईंट पत्थर से बना हुआ एक बिल्डिंग ही है, ठीक है। बेसिकली आईआईटी वो जगह है जहाँ पे आप कह सकते हो टॉप ब्रेन्स इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप लाइफ में जो भी आगे करने वाले हो, वो आपकी सोच, ओके, आपने कैसी लाइफ गुजारी है, आपकी साइकोलॉजी, आपका ब्रेन, मतलब आपका हार्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आईआईटी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपके अंदर बेस्ट क्या है वो निकल पाए। जैसे अभी क्योंकि आपका एक्सपोजर बहुत कम है, तो कोई बोलेगा मुझे कलेक्टर बनना है, कोई बोलेगा मुझे नासा में जाना है। ऐसी दो तीन चीज़ें ही आती हैं, एक नासा आता है, एक कोई आईएएस आता है, एक ऐसी छोटी मोटी कोई बोलेगा गूगल जाना है, कोई बोलेगा मेरे को खूब पैसे कमाना है। मतलब ऐसी दो चार छोटी मोटी चीज़ें ही आती हैं। नासा बहुत लोगों का आता है क्योंकि वो एक नाम सुना हुआ है अपन ने कि हाँ बहुत अच्छा होता है, नासा मतलब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमें पता ही नहीं होता अभी। तो इसलिए नहीं पता है बिकॉज अभी एक्सपोजर नहीं है। आईआईटी सबसे पहले जब आप जाते हो तो आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आईआईटी बॉम्बे में, ऐसे बहुत सारे आईआईटी में छोटे छोटे 100-200 क्लब होते हैं। कोई रोबोटिक्स का क्लब है, कोई सोशल सर्विस का है, कोई मतलब इनफैक्ट स्पेस रिसर्च का है, जैसे कोई नासा कह रहा है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्लब्स होते हैं। आपको उनमें से कुछ क्लब्स को चुनना होता है एज़ पर योर इंटरेस्ट। एज़ पर योर इंटरेस्ट उनमें से कुछ आपको चुनना होता है। अब उसमें आपको एक्सपर्टाइज मिलता है, ज़रूरत पड़ने पे फंडिंग मिलती है, आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको करने का पूरा माहौल मिलता है। तो आपका नया रिसर्च डेवलप होता है कि ओह मेरे में तो ये भी है, क्योंकि इसके पहले तो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स का काम ये नहीं होता कि सिर्फ नौकरी लगवा दे या सिर्फ एक सिलेबस कंप्लीट करवा दे। जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका बेसिक काम ये होता है कि वो आपकी मदद करते हैं इस बात को जानने में कि आप में अच्छा क्या है। मतलब आप खुद को आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऐसे कॉलेजेस में जाके। जैसे कोई बेकार कॉलेज में अगर कोई बच्चा जाता है, प्राइवेट कॉलेज में एकदम ही लोअर लेवल कॉलेज में चला गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो एक कंप्यूटर साइंस जिस भी ब्रांच में गया वहाँ पे बस खाना पूर्ति 4 साल तक करेगा और वेट करता रहेगा कि कोई प्लेसमेंट की कंपनी फाइनल ईयर में आएगी, मुझे उठा के ले जाएगी। कोई दूसरा आइडिया उसके दिमाग में नहीं आता, बिकॉज कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई एल्यूमिनाई बेस नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। बट वही बच्चा अगर अच्छे कॉलेज में होता है तो उसके पास इतने अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, इतने अलग अलग आइडियाज़ आते हैं कि उसको फिर जॉब की बहुत अधिक जुनून या पागलपन नहीं रह जाता है। उसको पता होता है कि मेरे को क्या करना है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। आज आप देखिए फ्लिपकार्ट इतना बड़ा स्टार्टअप था, इनफैक्ट है, तो फ्लिपकार्ट आईआईटी दिल्ली के बच्चों का था। ओला हम हर कोई जानते हैं कि कितना बढ़िया सक्सेसफुल स्टार्टअप हुआ। ओला है ना, जो टैक्सी कैब होती है, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च कर रही है। ओला भी एक आईआईटीएन स्टूडेंट है। उसके बाद रेज़र पे का आपने नाम सुना है प्राउडली, वो जबलपुर का ही बच्चा है, रेडियंस का स्टूडेंट है जिसका स्टार्टअप है रेज़र पे। रेज़र पे आज भारत का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है।
आप IRCTC में रेलवे टिकट भी लेते हैं या कोई फ़्लाइट बुकिंग कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो यूजुअली जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो पेमेंट गेटवे के थ्रू होती है। रेजर पे जो पेमेंट गेटवे है उसमें कुछ को-फाउंडर्स हैं, उसमें सागर सक्सेना भी को-फाउंडर है, जबलपुर का ही बच्चा, रेडियंस का एक स्टूडेंट है, IIT रुड़की से पढ़ा था वो। तो सागर जैसे बच्चे हो गए या ऐसे जो बच्चे जो अपना खुद से, अब जैसे जबलपुर की एक गर्ल थी सरनीत ब्रोका, शी वॉज फ्रॉम कॉन्वेंट, देन बाद में AIR 39 उसका सिविल सर्विसेज में आया, IAS में। अभी फ़िलहाल यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में शी इज़ कलेक्टर ओवर देयर। तो उसके पहले IIT दिल्ली से उसने केमिकल में इंजीनियरिंग किया था, 900 समथिंग रैंक उसकी IIT में आई थी। उसके बाद फिर वहाँ से IIT दिल्ली के बाद उसने सिविल सर्विसेज क्रैक की, AIR 39, नाउ शी इज़ कलेक्टर इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनका अगर आप ये देखोगे जो पाथ है, जो ड्रीम है, जैसे ऐसे भी बच्चे हैं कि IIT बॉम्बे गए, फिर IIT बॉम्बे के बाद स्टैनफोर्ड में गए, स्टैनफोर्ड के बाद फिर कई गूगल में हैं, कोई कहीं है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे अभी कोई बच्चा इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था कि इकोनॉमिकल है IIT, तो मैं आपको बता दूं जबलपुर का ही रेडियंस का बच्चा अमोल भावे मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया, उसके बाद फेसबुक गया, फिर अब US में ही सेटल हो गया है, अगले साल इनफैक्ट उसकी शादी भी होने वाली है। तो अब वो जो बच्चा वहाँ गया था तो कोई पैसे खर्च करके नहीं गया था, इवन IIT में पढ़ने में जितनी फ़ीस लगती ना उससे भी कम पैसे में मैसाच्यूसेट्स में उसने कंप्लीट किया है US में जाके। तो इसीलिए मैंने बोला कि पैसा कोई बैरियर नहीं होता, अगर आप में पोटेंशियल है, आप में जानकारी है, तो IIT ही वो आपको जानकारियाँ देता है। IIT आपके ऊपर का कोकून हटाता है, IIT आपके दिमाग से वो पर्दा हटाता है, जहाँ पे जाके आपको आइडियाज़ आते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए फील कर पाता हूँ कि जब 4 साल के बाद बच्चे आते हैं तो उनकी जो थॉट्स होते हैं, उनकी जो जानकारियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्हें बहुत कुछ पता होता है, बहुत कुछ पता होता है कि ये भी ऐसा होता है, ये फंडिंग ऐसी मिलती है, ये सिस्टम ऐसे काम करता है, मतलब बहुत कुछ जान रहे होते हैं वो लोग। ऑन द अदर हैंड एक प्राइवेट या थोड़े से बुरे कॉलेज का जो बच्चा रहेगा वो आएगा बात करेगा तो वो खाली इतना ही बोलेगा कि हाँ मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ, ये कंपनी आएगी, ये प्लेसमेंट हो जाएगा या मैं नौकरी, मतलब उसका एक ही ड्रीम होता है कि एक कंपनी आए और गोद में उठा के उसको ले जाए, चल भैया मैं तेरे को मंथली पैसे दूंगा। वो 12 घंटे की बेचारा नौकरी करेगा, शाम को आके सो जाएगा। कोई ड्रीम नहीं है, कोई बड़ी लालसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई रास्ता नहीं पता है, क्योंकि कोई एक्सपोजर नहीं है। तो अच्छे कॉलेजेस में आप जब जाते हैं, मैं IITs की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आपको आइडियाज़ मिलता है, आपका बेस्ट उसके अंदर से निखर के आता है और आप एक बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, अगली बात होती है कि क्यों IIT? ओके, दैट इज़ फाइन। हाउ, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहली बात ये समझ जाइए कि IIT में अगर आपका होना है या आपका नहीं होना है तो उसमें जो बैरियर है वो आप और आप है, आपके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। कई लोगों को लगता है नहीं ये तो ये बात पे डिपेंडेंट है, वो बात पे डिपेंडेंट है। आप ये बताओ, मेरे को 20-22 साल हो गए पढ़ाते, मेरा ही पढ़ाया एक स्टूडेंट IIT में 4th रैंक भी ला चुका है, या अमोल भावे भी है, या सागर सक्सेना भी है। मेरा ही पढ़ाया ऐसा स्टूडेंट भी तो है ना जिसकी 10 लाख में से 9 लाख रैंक आई होगी या 10 लाख रैंक आई होगी, और जो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाया होगा। मतलब अगर बहुत सफल हैं मेरे पढ़ाए हुए, तो मेरे ही पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बहुत असफल भी तो हैं। तो बात यह है कि मैं तो सबको सेम कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सबके डाउट्स मैं तो एक जैसे दूर कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली डिफरेंस आ क्यों रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है इस वजह से बिकॉज आपकी जो हार्ड वर्क है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो रेगुलरिटी है, लाइक कि अभी आपके ड्रीम नासा है या मेरे को IAS बनना है या XYZ आपका कोई ड्रीम है। ओके, ड्रीम देखना तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। कोई भी मुंह दिया भगवान ने, जो मर्जी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मुंह से कुछ भी बोल सकते हो। ड्रीम तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? मतलब आप कितना उसके लिए मेहनत करने को तैयार हो। मेहनत मतलब कंसिस्टेंसी। ज़्यादातर बच्चों के साथ आज जो प्रॉब्लम है, ख़ास करके कोविड के ये 1-2 साल गुजरने के बाद अब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बिल्कुल वही है जो अभी आपके आंखों के सामने है, और यही प्रॉब्लम है।
दैट इज़ स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम हमें पहली बात कम से कम करना है। इवन हम लोगों ने पूरे कोरोना के दौरान ऐसे जूम पे ही पढ़ाया, तो कोई चारा ही नहीं था, क्लास लगती ही नहीं है। बट मैं लगातार बच्चों को मना करते रहता हूँ कि नहीं, हम क्लास को रिकॉर्ड करके भी शेयर करते हैं, बट डोंट सी द रिकॉर्डेड क्लास। ये जो लाइव चल रहा है इसको आप बिहेव करिए लाइक इट्स अ लाइव क्लास, और आप इसी में नोट्स बनाते हैं और दोबारा इस वीडियो को फिर नहीं देखते हैं। एक बार आपने देख लिया तो देख लिया, फिर दोबारा नहीं देखना है उसको, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं देखनी है। ठीक वैसे ही जैसे जब लाइव क्लास में आप कोचिंग अटेंड करते हो तो आप रिकॉर्डिंग कभी नहीं देखते हो। आप मुझे बताओ कि किसी को विराट कोहली की जैसा बैटिंग करना है, तो क्या विराट कोहली की वीडियो देख देख के वो विराट कोहली जैसा बैटिंग कर लेगा? बैट भी नहीं पकड़ पाएगा। स्टेडियम में जब रियल में स्टेडियम में घुसेगा ना, अगल बगल इतने सारे दर्शक और इतना बड़ा मैदान, तो वहीं उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसने तो विराट कोहली को खाली यूट्यूब पे देखा था। सो पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि आपको फिज़िकल वर्ल्ड में लाइव रियलिटी में पढ़ना है, हार्ड कॉपी में, बुकलेट्स में, कॉपी में, पेन में। और अगर लाइव क्लास नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, तो बस लाइव क्लास जूम अटेंड करें, उसके बाद बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स नहीं देखनी है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, आई एम वेरी, अभी जो बात बोलने वाला हूँ शायद मेरी बात ये सुन के आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बट लेट्स फेस द रियलिटी। मैं पिछले 20-22 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 22 सालों से मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स के मेहनत करने की कैपेबिलिटी है, बहुत 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 स्टीप डाउनफॉल है। इंटेलिजेंस में स्टीप डाउनफॉल है। आप बोलोगे नहीं आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, तो आपको बस मैं यही बोलूँगा कि आपको क्योंकि जानकारी ही नहीं है, आप जानते ही नहीं। बिकॉज मैंने देखा हुआ है कि बच्चे कितनी मेहनत करते थे और आज कितनी कर रहे हैं। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, एंड उसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है ऑल स्मार्ट डिवाइसेस जो कि आपको स्मार्ट नहीं बनाती हैं। हम मोबाइल के प्रति बहुत परेशान रहते हैं कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हो, अच्छी रैम हो, अच्छा प्रोसेसर हो। व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट दिस प्रोसेसर? What about its RAM? It's the most expensive and beautiful machine you are having over here. इसका क्या? इसका कुछ नहीं मतलब एक तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि ये जो मशीन है आपके ऊपर जो भगवान ने दी है, ये प्रोसेसर और रैम इसकी बहुत अच्छी होगी जितनी आप मोबाइल से दूर रहते हैं। तो अगर आपको अगले 1.5 साल 2 साल आपको आईआईटी में जाना है, लाइफ में बड़ा करना है, नासा में जाना है, या ऐसा कुछ भी XYZ आपका कोई ड्रीम है, सबसे पहला काम, मोबाइल छोड़ सकते हैं क्या? बोलेंगे नहीं सर, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। आप बताओ और किस तरीके? कहानी ख़त्म, वहीं ख़त्म। सीधी सी बात बता रहा हूँ, ओवर सो मेनी ईयर्स मोबाइल रखना है, रखिए, वो बटन वाला रखिए ना छोटा सा, माता पिता से बात करनी रखिए। सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, हाँ, आप अगर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, है ना, ऑनलाइन गेम या कोई भी तरीके की गेमिंग एक्टिविटीज़ में आप हैं, अगेन आपका काम ख़त्म। आप कभी भी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज लॉन्ग टर्म काम कर ही नहीं सकते हो। आज जो बच्चे आईएएस बनते हैं या आईआईटी जाते हैं या कोई बड़ा काम एकम्प्लिश करते हैं, तो ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार कई सालों, कई महीने। यहाँ तो ये हालत होती है विद द स्मार्ट डिवाइसेस, विद इंटरनेट पीपल्स। आप हमेशा सोशल मीडिया पे अटैच्ड हो, रात को अच्छे खासे हम चैन से पढ़ रहे हैं, एक तो मैसेज आया, बस पूरी की पूरी पढ़ाई वहीं पे एक साथ डिरेल हो गई। अब दिमाग कोई और चीज़ में चल रहा है, ग्रुप में कोई और एक्टिविटी होने लगी। मतलब हमारा जो फ्लो है वो एक किसी दिशा में बन ही नहीं पाता, एक तरफ होता है, तभी कुछ और एक मैसेज आ गया, किसी की और बात आ गई, फिर ये आ गया, वो आ गया। थर्मस फ्लास्क आप देखिए, जो पानी गर्म करता है ना, थर्मस फ्लास्क पानी गर्म को गर्म बहुत देर तक रख पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंसुलेशन, बिकॉज इट इज़ कट ऑफ फ्रॉम एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। तो अगर ये इंसुलेशन नहीं है, आप में एनर्जी स्टोर हो ही नहीं पाएगी, आप में एनर्जी स्टोर हो ही नहीं पाएगी। सो प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू बी आइसोलेशन। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और वो तभी पॉसिबल हो पाता जब आपके मन में कुछ बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स हैं। अब आप बोलोगे कैसे आता है? यस, जब यहाँ आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, आज कुछ पढ़ाया गया, अगली क्लास तक के लिए होमवर्क दिया गया। अब अगली क्लास में आने के पहले तक वो होमवर्क 100% होना चाहिए। जो भी डाउट्स हैं उसको अगली ही क्लास में पूछना चाहिए, और अब तक जो पढ़ाया है वो रिवाइज भी होना चाहिए।
रिवीजन इज़ द की। आप लोग को पता है 10th के बाद 11 12 में सबसे बड़ा अंतर क्या आता है? अगेन मेरी ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी बट सुनना तो पड़ेगा। अंतर ये आता है कि 10th का सिलेबस जो आपको कठिन लग रहा है या आसान लग रहा है, आई डोंट नो, बट 10th का सिलेबस पूरे साल आपने जो पढ़ा है ना, वो सिलेबस अधिक से अधिक 15 से 20 दिन का था। 15 से 20 दिन के सिलेबस को साल भर घिसा गया है आपके सामने, ठीक है। तो पूरे साल में जिस भी 15-20 दिन आपको होश आ गया, आपकी 10th क्लास निपट जाती है। और आप इस गलत फहमी में जीते हैं कि अपन तो बादशाह, अपन तो 15-20 दिन में, महीने भर में 10th निपटा दिए। इसलिए आपने 1 महीने में निपटा दिया क्योंकि वो 15 दिन का ही सिलेबस था, आपने तो फिर भी 1 महीना घसीटा उसको। अब क्लास 11th में कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। 10th में रिवीजन का ज़रूरत ही नहीं होता है, बिकॉज जब जागो तब सवेरा, जब मर्जी करें रिवीजन की तब पूरा रिवाइज करके बैठ गए, क्योंकि सिलेबस ही इतना सा है, कंटेंट ही ज़रा सा है। बट 11th में क्या होता है कि अगर 11 12th में जेई मेन एडवांस सिलेबस में देखता हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मान लीजिए 85 टॉपिक्स हैं, 85 टॉपिक्स हैं। अब एक एक टॉपिक को 15 दिन 20 दिन 25 दिन कुछ भी ऐसा समय लग रहा है मान लीजिए, मतलब आप अगर एक दिन में एक टॉपिक भी रिवाइज करते हैं तो आपको 85 डेज लग जाते हैं। मतलब आखिरी टॉपिक करते वक्त पहला फिर भूल चुके होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, अदरवाइज आपको एग्जाम के दिन में हार्डली 2-4 टॉपिक ही याद रहते हैं, दैट्स ऑल। जो अभी आपने एक आध हफ्ते में देखा है बस उतना ही याद रहता है, बाकी तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो कैसे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम बनेगा? सो यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू योर सेल्फ। और अब रही बात, अगर हम आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में कोचिंग्स के पहलू पे, हम बात करते हैं कोचिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कोचिंग का रोल क्या होता है। कोचिंग का रोल ये होता है, मेरा रोल ये होता है कि एक जैसे टॉपिक है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथ्स में, मेरे को अपने पूरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, मैंने बच्चों को देखा है, मैंने डाउट दूर किया है, और मैं यही करते आ रहा हूँ पिछले 22 साल 25 साल से, एक ही काम किया है। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में सब चीज़ पता है कि क्या क्या आता है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग में मुझे ये भी पता है कि इसको पढ़ाने में डाउट क्या क्या आते हैं, मुझे वो भी पता है कि आप क्या पूछ सकते हैं। फिर जब मैं उस मेंटेलिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको 5 दिन में आपको वो कंटेंट दे सकता हूँ जो एक एक्सपीरियंस अगर किसी फैकल्टी को नहीं है, वो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा, सिलेबस कंप्लीट कराएगा, जो भी चीज़ें होती हैं कराएगा। तो सिलेबस कंप्लीशन और एक्सपर्टाइज दोनों में बहुत अंतर होता है। तो कोचिंग प्रोवाइड दैट एक्सपर्टाइज कि चुनिंदा चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं और कैसे आती हैं, और ख़ास करके उनमें उन कीवर्ड्स को यूज़ करना जिन में पता है कि बच्चे का डाउट आता है, और जो एग्ज़ाम में नहीं आता उसको डाइल्यूट करते हुए छोड़ देना, अपनी बहादुरी ना दिखाते हुए। अपनी बहादुरी का मतलब क्या होता है, जब टीचिंग कैरियर मैंने शुरू किया तो उस समय क्या होता था कि बच्चे फीडबैक देते थे। फिटजी में जब शुरुआत में थे, फीडबैक का मतलब होता था कि टीचर कैसा पढ़ाता है। तो नॉर्मली बच्चों का फीडबैक अच्छा तब आता जब बच्चों को ऐसी चीज़ बता दो जो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आए। हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू दैट मे नॉट बी वेरी रिलेवेंट, मगर ऐसी कोई बम पटक दो जो बच्चों को समझ में ना आए तो बच्चों को लगेगा अरे यार ये सर तो क्या जानते हैं यार, क्या नॉलेज है सर का। तो बच्चा फीडबैक अच्छा देता था। तो ये अनुभवहीन जो फैकल्टी रहता है वो उस तरीके से जाता है, मतलब वो क्या करेगा, बच्चे को इम्प्रेस करने पे ज़्यादा दिमाग लगाएगा। ओके, अपना आप कह सकते हो एक्सपर्टाइज दिखाते हुए या अपनी बहादुरी या अपना जो भी बताते हुए। बट हाँ, विद एक्सपीरियंस, खाली मैं नहीं, मतलब जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी होगा वो ज़्यादातर पूरी तरीके से जेई मेन एडवांस ड्रिवन होता है। मतलब उसको पता है कि मेंस में क्या आता है, एडवांस में क्या होता है। वो पूरा जो टीचिंग होता है या उसका क्वेश्चनेयर होता है या जो भी कुछ होता है वो उसी बात पे आधारित होता है कि एग्ज़ाम में क्या आता है वो पढ़ाऊँ, और उसको पढ़ाने में बच्चे के मन में क्या डाउट आ सकता है, ताकि पढ़ाने के बाद बच्चे के मन में भी ज़्यादातर पूछने की चीज़ें बचती नहीं हैं, क्योंकि उसको टीचिंग के दौरान ही कवर कर लिया गया होता है। ये एक्सपीरियंस फैकल्टी का फ़ायदा होता है। अब क्या हुआ कि कोविड के कारण भी और अदरवाइज़ भी ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उग गए, मगर क्या होता है कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कि भाई आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं ही डाउट दूर करने के लिए भी अवेलेबल हूँ आपके पास, कि पढ़ा भी मैं रहा हूँ, आपको डाउट भी पूछना है तो डाउट्स भी आप मेरे से ही पूछ रहे हो। और हफ्ते महीने भर में धीरे धीरे क्या होता है कि एक टीचर की स्टूडेंट साथ ट्यूनिंग हो जाती है। ट्यूनिंग का मतलब है कि
कम शब्दों में ज़्यादा बातें आपको समझ में आने लगती हैं, तो उसके साथ में थोड़ी थोड़ी इफ़िशियंसी और इम्प्रूव हो जाती है। अब जो कई कोचिंग्स हैं, जैसे अभी कई चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में कोचिंग में आ गए, ऐसी बहुत सारी कोचिंग्स है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें एक कोचिंग को ख़रीद लिया, फिर ह्यूज चाइनीज़ फंड भी लग रहा है उसमें। सो दे आर इनटू मोर इनटू एडवर्टीजमेंट्स। मतलब वो क्या करेंगे, अगर फैकल्टी को 6 लाख रुपए देते हैं तो एक मैनेजर को 12 लाख रुपए देंगे, बिकॉज मैनेजर ही तो बच्चों को पकड़ के जो लाएगा, जो विज्ञापन करेगा, जो शाहरुख खान को पे करेगा या किसी बड़े, क्योंकि चाइना से पैसा आ रहा है, तो चाइना का पूरा पैसा है, तो चाइनीज़ तो आप जानते ही हैं कि इंडिया में उनको पहले मोबाइल में मार्केट में पैसे लगाते थे, अभी शाहरुख खान और इनके थ्रू अब कोचिंग इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं। तो बेसिकली आप लोगों को, माता पिता को, बच्चों को ये समझना पड़ता है कि कोचिंग का मतलब होता है फैकल्टी, कोचिंग का मतलब होता है फैकल्टी। क्योंकि देखिए, जो स्टडी मटेरियल जो होता है आजकल की ऑनलाइन दुनिया में, तो ऐसा है कि स्टडी मटेरियल सब कुछ हर किसी को हर जगह अवेलेबल है, तो वो तो कोई बहुत बैरियर बचा नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि इवन ऐसे दिल्ली में भी कई बुक स्टोर्स हैं जो आपको किलो के भाव पे सारे स्टडी मटेरियल्स दे देती हैं, तो मटेरियल्स की एक्सेसिबिलिटी हर किसी को हर जगह है। तो मेन जो बैरियर है दैट इज़ फैकल्टी ओनली। ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जहाँ पे आप फीस तो दे रहे होते हैं, मगर आपको ये पता ही नहीं होता कि पढ़ाने कौन वाला है, ये डाउट कौन दूर करने वाला है। बोले नहीं साहब, बहुत अच्छा फैकल्टी पढ़ाएगा, बहुत अच्छा फैकल्टी डाउट दूर करेगा। कौन है बहुत अच्छा, बताएंगे नहीं नाम, मगर क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि अगले दिन सुबह वहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। बट रेडियंस जैसे इंस्टीट्यूट में, जैसे रेडियंस में क्योंकि हम ही पढ़ाते हैं, हम ही डाउट दूर करते हैं, तो भाई आपको ये पहले से पता है रेडियंस ज्वाइन करने के पहले, रेडियंस आप ज्वाइन करोगे तो मैथ्स दिनेश मिश्रा पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अनिल कुशवाहा पढ़ाएंगे, फिजिक्स अमित त्यागी सर पढ़ाएंगे, ये बात आपको पहले से पता होती है। तो ऐसे छोटे सिस्टम्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको पहले से सब कुछ आइडिया रहता है। बिकॉज हम लोग कोई मार्केटिंग में बहुत अधिक क्या बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल खर्च करते हैं। भाई हमें कोई शाहरुख खान को फ़ीस नहीं देना होता है कि आप बताओ कि बहुत अच्छी कोचिंग है और फिर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। तो अपन तो पूरी लोकल कोचिंग, वोकल फॉर लोकल वाली बात है, यहाँ कोई चाइनीज़ कोचिंग तो है नहीं है। तो मेरा सिंपली ये बोलने का मतलब है कि कोचिंग्स की जो इम्पोर्टेंस है वो फैकल्टी की एक्सपर्टाइज होती है और बच्चे की हार्डवर्क होती है। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ को मैं बहुत कोई इम्पोर्टेंट रोल इसलिए नहीं मानता बिकॉज वो हर किसी को एक जैसी ईजिली अवेलेबल होती है, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। और मतलब आप रेडियंस में पढ़ के भी किसी की भी कोई टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, किसी का भी स्टडी मटेरियल ले सकता है। मटेरियल ऑलमोस्ट सबके एक जैसे ही रहते हैं, टेस्ट सीरीज़ में भी कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। तो जो भारी अंतर होता है वो फीस में होता है और ऑनेस्टी में होता है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, जैसे आज रेडियंस में मान लीजिए आप एडमिशन ले रहे हैं, रेडियंस का रिजल्ट देखते हैं, तो रेडियंस के ब्रोशर में जितने बच्चों की आपको फ़ोटो दिखेगी, हर बच्चा रेडियंस के 1 या 2 क्लासरूम प्रोग्राम का है। बट ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, बाहर की फंडिंग पे चल रहे होते हैं, दे सिंपली परचेस द रिज़ल्ट, हायर कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। फिर लोगों को लगता है देखो AIR 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो बोले नहीं रैंक वहाँ पे देखो बहुत अच्छी आती है, यहाँ पे रैंक ऐसी आती वैसी आती है। रैंकिंग का जो खेल है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास छोटा ग्रुप है, हमारे पास मान लीजिए कि ऐसे 3 बच्चे हैं जो 500 के अंदर आ सकते हैं, 1000 के अंदर आ सकते हैं, या 4 बच्चे हैं ऐसे जो मान लीजिए 1000 के अंदर आ सकते हैं। अब उन 4 में मान लीजिए किसी को एग्ज़ाम के थोड़ा सा पहले किसी को कोविड हो गया, किसी के घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी का मानसिक मतलब बैलेंस बिगड़ गया, तो चांसेस वहीं पे कम हो जाते बिकॉज कैचमेंट एरिया या बच्चों की संख्या ही कम है। बट अगर मान लीजिए वो 400 मेरे पास होते, 4 नहीं होते, अगर वही बच्चे मेरे पास 400 होते, 400 में से फिर भी कोई ना कोई 4 तो मिल जाते ना मुझे। तो इट्स जस्ट अबाउट द कैचमेंट एरिया, जस्ट अबाउट द फिगर। इट हैज़ नथिंग टू डू अबाउट कि कोई रैंक कोई जानबूझ के प्रोड्यूस कर सकता है। रैंक तो देखिए बच्चा ही प्रोड्यूस करता है, रैंक तो आप ही प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो कंटेंट होता है, जो क्लासरूम प्रोग्राम होता है, वो तो हर बच्चे को, भाई इसी क्लासरूम प्रोग्राम से कोई 4th भी लाया हुआ है, कोई अमोल भावे भी निकला हुआ है, कोई 200 रैंक भी लाया, कोई 300 भी लाया, कोई 500 भी लाया, कोई 1000 भी लाया, कोई 900 भी लाया, और कोई 4 लाख भी लाया, कोई 8 लाख भी लाया। तो ज़्यादातर मैं ये मान के चलता हूँ कि वो बच्चे पे डिपेंडेंट होता है। अब
कोचिंग का रोल आपको मैंने बता दिया, वाई आईआईटी मैंने बता दिया। स्टडी मटेरियल्स की केस में आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, जो कोचिंग मिलता है बस उसको करिए, डाउट्स हमसे पूछिए, रिपीटिशन रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और इंटरनेट से खूब 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 दूरी रखिए। आप बोलोगे इंटरनेट से ही तो जूम अटेंड हो रहा है, हाँ तो जूम तक सीमित रखिए, यूट्यूब पे मत जाइए। अगर आप यूट्यूब से, देखिए यूट्यूब सबसे बुरी चीज़ है, उसका मैं कारण आपको बताऊँ क्यों। आप यूट्यूब पे लिखिए रोटी, मैं रोटी की फ़ोटो, रोटी देखनी है तो रोटी, उसमें एक भिखारी की रोटी भी दिख जाएगी, एक 5 स्टार की रोटी भी दिख जाएगी, सब रोटी दिख जाएगी। एंड नाउ यू हैव टू चूज़ कि मुझे कौन सी रोटी की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए 10th पास के बच्चे को कैसे पता कि ये कंटेंट उसके, जैसे मैंने अभी मान लीजिए अपना सेशन चालू किया तो मुझे पता है मैं किन से बात कर रहा हूँ, मैं किन बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली आई एम टॉकिंग। मेरी बातों को जनरलाइज आप हर आईडी एस्पिरेंट के हिसाब से नहीं ले सकते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो या कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो हाउ अ यूट्यूब कंटेंट कैन बी रिलेवेंट टू ऑल सेगमेंट्स, टू ऑल स्टूडेंट्स। सो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्लस उसमें क्या होता है, आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है। फिर मैंने वही बोला कि आप वीडियोस ज़्यादा देखने लगते हैं, कॉपी में कम करते हैं। मगर प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आपको तभी बनते हैं जब आप घर पे खुद बनाते हैं। अगर आप घर पे नहीं बना रहे हैं, खुद प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि आपको आइडियाज़ तो आएंगे मगर आप किसी प्रॉब्लम को फिनिश नहीं कर पाएंगे, आप एंडिंग तक नहीं ले जा पाएंगे। तो रेडियंस में हम लोग का जो क्लासरूम सेशन होता है उसके साथ में डाउट्स भी हम ही लोग दूर करते हैं। स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ को भी, जैसे हमारा एक कॉलेज में हमारा टाई अप था, वहाँ पे जाके बच्चे फिजिकली कंप्यूटर लैब में देते थे। अभी तो खैर कोविड के कारण उसमें भी रिस्ट्रिक्शन आ गया है, अदरवाइज़ आप फिजिकल सेंटर पे जाके देखते हैं। और हाँ, आने वाले दिनों में भी ये सारी जो क्लासेस हैं दैट विल बी लाइव स्ट्रीम्ड ऑन जूम ऑल्सो, बिकॉज अभी कई बच्चे हमारे पास जबलपुर से बाहर से भी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो भी क्लासेस लाइव जबलपुर सेंटर में हमारी होंगी, आप अगर फिज़िकली आके अटेंड करते हैं क्लास तो वहाँ पे भी होंगी, और वही क्लासेस लाइव स्ट्रीम भी होंगी। और हम हर थोड़े थोड़े समय में हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने सागर का नाम लिया या अमोल भावे का नाम लिया, ऐसे सभी बच्चों से हम इंटरेक्शन भी आपके कराते हैं, सो दैट आपको रियल मार्केट का आइडिया लगते रहता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड आप ऐसे बच्चों से, हम इसको टॉपर्स मीट नाम देते हैं, तो हम मोटिवेशन के लिए भी इस तरीके के काम करते हैं कि जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उससे आपके इंटरेक्शन कराते हैं, सो यू गेट एन आइडिया कि ठीक है भैया आपने ये काम कैसे किया था, या आपको एनीवे मतलब यू कैन इंटरेक्ट लाइक कि एग्ज़ामिनेशन के बारे में या टेम्परामेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं। और रही बात एल्यूमिनाई बेस की, तो आज ऑफ कोर्स रेडियंस के जो एल्यूमिनाइज़ हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि अब इतने लंबा समय हो चुका है कि बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा भी किया है, ऑन द अदर हैंड बहुत सारे बच्चों ने बुरा भी किया है। मैं हमेशा अच्छे के साथ बुरे की बात इसलिए भी करता हूँ बिकॉज़ आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि साइकिल की पैडल आप मार रहे हो, जितनी तेज़ पैडल मारोगे साइकिल उतनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। और हमेशा टारगेट्स को पहले एक छोटा टारगेट रखिए, कि पहला टारगेट छोटा मतलब कि इमीडिएट टारगेट रखिए कि मेरे को पहले आईआईटी जाना है, फिर आईआईटी में जाने के बाद मेरे को सोचना है कि आगे क्या करना है। जैसे अभी सीधे यहाँ से बैठ के सोचना है कि मैं नासा चले जाऊँगा, मैं आईएएस चले जाऊँगा, दैट विल बी इमैच्योर्ड। क्योंकि हो सकता है जब आईआईटी में आप जाएँ तो वहाँ जाने के बाद आपको लगे कि आई वॉज सो फूल कि मैं सोचता था कि नासा में जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा एहसास हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट रेडियंस का ही था शुरू से कि आईआईटी जाना है मेरे को, फिर ऐसी कुछ एक ड्रीम था कि आईएएस बनना है, और इस टाइप का कुछ ड्रीम था, कलेक्टर बनना है, और पावर और लाल बत्ती की गाड़ी और ये सब ड्रीम थे। तो एनीवे भाई ने मेहनत करी, फिर आईआईटी में हो गया, और मेरी बातचीत ऐसे कई बच्चों से रेगुलरली होती भी रहती, मैं टच में रहता हूँ। फिर आईआईटी में चला गया, फिर आईआईटी में वही रहा कि आईएएस तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को कलेक्टर बनना है, ओके ठीक है, करता रहा। फिर धीरे धीरे उसका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में बीच में कई बार दिमाग आया। फिर फाइनल ईयर में जब वो पहुँचा 4th ईयर में, तो उस साल आईआईटी में हांगकांग बैंक आई। हांगकांग बैंक एक अच्छी कंपनी, बैंक ऑफ कोर्स समझ गया ना, हांगकांग बैंक आई, और हांगकांग बैंक ने उसको इंडियन ज्वाइनिंग पे आई थिंक या सिंगापुर ज्वाइनिंग पे कहीं पे 1 करोड़ का पैकेज ऑफ़र कर दिया, 1 करोड़ का, और उसने बंदे ने ज्वाइन कर लिया। फिर कुछ महीनों के बाद मेरी बात हुई, मतलब कहाँ है भाई, बोले हांगकांग बैंक में हूँ सर, यहाँ सिंगापुर या ऐसी कोई शहर बताया मुझे।
कि यहाँ पे हूँ मैं, इसमें हांगकांग बैंक में हूँ। मैं बोला भाई क्या हुआ आईएएस का? बोले नहीं सर, एक्चुअली ना मेरे मन में बचपन से क्या है, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर का, अकाउंट्स का भी मेरे को पसंद था। मतलब वो 1 करोड़ ने क्या दिमाग ओवरनाइट घुमा दिया। एनीवे आई विल नॉट से दैट इज़ कि वो बुरी बात है या गलत बात है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कई बार आप जो बातें बहुत शुरुआत में कहते हैं वो थोड़ी सी बचकानी और इमेच्योर होती हैं। आईआईटी में जाने के बाद आपको सही मायने में आटे दाल का भाव पता चलता है, और सही मायने में क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ वाजिब है, क्या गैर वाजिब है, व्हाट इज़ रिलेवेंट एंड व्हाट इज़ इररिलेवेंट, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगता है। इसीलिए व्हाट शुड बी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टारगेट, आईआईटी में जाना है, और आईआईटी में भी ऊपर के जो 3-4 आईआईटी हैं उनमें जाना है। दैट शुड बी द प्राइम एंड फोरमोस्ट एम। एवरीथिंग इज सेकेंडरी, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। हर वो काम करिए जिससे लगता है कि आप आईआईटी में जाने के करीब पहुंचते हैं, हर वो काम नहीं करिए जिससे आप आईआईटी से दूर जाते हैं। और रोज़ खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ नहाते हैं, शायद पता नहीं ठंड में नहाते या नहीं नहाते हैं, मगर रोज़ पढ़िए। मतलब इट शुड बी पार्ट ऑफ रूटीन। जैसे अभी हो सकता है रात को मेरे को डिनर करना है, आपको डिनर करना है रात को, ठीक है, तो क्या आपके दिमाग में बहुत टेंशन है अभी? ओ माय गॉड रात में डिनर करना है, अरे यार डिनर कैसा होगा, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, ओ माय गॉड डिनर करना है। डिनर का स्ट्रेस तो नहीं होता, तो एग्ज़ाम का क्यों होता है, पढ़ाई का क्यों होता है? हैप्पीली इट शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन, योर डेली रूटीन। मैं रोज़ खाता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, और धीरे धीरे जब उसी काम को आप रोज़ करते हैं, एक शेड्यूल के साथ करते हैं, तो आप इन्जॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है। जैसे कई लोग सिर्फ पढ़ते हैं, नहीं, आप एक सुबह उठ के आप 1 घंटा अपने बॉडी की फिटनेस पे दीजिए। आप एक्सरसाइज करिए, आप रनिंग करिए, आप साइकिलिंग करिए। आधा से 1 घंटे का टाइम आपको फिज़िकल फिटनेस पे देना ही देना है, डेली पक्का देना चाहिए। दिमाग में खून का दौरा पड़ता है, यू बिकम मोर फिजिकली फिट, मेंटली फिट। 1 घंटा आपको नॉन पीसीएम रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। आपकी जो भी आपको लगता है कि कुछ भी रीडिंग आप करना चाहते हैं, दैट शुड नॉट बी फ्रॉम इंटरनेट, दैट शुड बी नॉट ऑन स्क्रीन। हार्ड कॉपी बुक फॉर्म में होना चाहिए, एंड यू मस्ट रीड 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, कभी ना कभी 1 घंटे से आधे घंटे से 1 घंटे। नॉन पीसीएम मतलब नॉन एग्जाम वाली रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। आधा से 1 घंटा या जो भी आपको टाइम ठीक लगे, कोई ना कोई आपकी अगर हॉबी है उसको परस्यू कर सकते हैं। आपको लगता है मेरे को डांस पसंद है, मेरे को ड्राइंग पसंद है, ओके, व्हाटएवर, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, उसको भी आपको देना चाहिए। अब आप सोचोगे टाइम वेस्ट है, नो, ये टाइम वेस्ट नहीं है। यही तो क्रिएटिविटी है जो आपको मल्टी डायमेंशनल बनाती है, आपको स्ट्रेस फ्री करती है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है। और पढ़ाई में भी समय दीजिए, देन यू बिकम ऑलराउंडर। फिर आपकी इफ़िशेंसी यू विल फाइंड कि खूब इन्हांस हो जाती है। अब आप बोलोगे सर हॉबी है मेरी वीडियो गेम खेलना, नो, दैट इज़ नॉट एन हॉबी। कोविड काल में ऐसे कितने मूर्ख लोगों से मेरा सामना हुआ, मूर्ख शब्द मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। वो जो गधे कहते हैं मैं कैरियर बनाऊंगा इसमें, पबजी में या वीडियो गेमिंग में कैरियर बनाऊंगा। अरे भाई वो जो गेमिंग में जिसमें आप पागल हो रहे हो, जिसको आपका नशा टाइप का चढ़ गया, वो गेम भी आप किसी जैसे ने डेवलप किया है। तो बिल्कुल गेमिंग में जाइए, बस नॉट ऑन दिस साइड बट ऑन दैट साइड। अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद आप उस एंड पे जाइए एंड डेवलप दीज गेम्स टू डिस्ट्रैक्ट अदर्स। वाई आर यू डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ बाई दैट टूल? आज जो एंड्रॉयड बना हुआ है या व्हाट्सएप है या फेसबुक है, जो भी चीज़ से आप बर्बाद होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी तो आप जैसे ही किसी स्टूडेंट ने, आज रेडियंस के कितने सारे बच्चे फेसबुक में हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं। भाई फेसबुक क्या चाहता है? फेसबुक ये चाहता है कि आप फेसबुक में आ गए ना तो मत जाओ, स्क्रीन पे ही रहो। साहब ये देख लो, साहब ये मैसेज कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मतलब इट विल ट्राई टू इंगेज यू एज मच एज पॉसिबल। वो नहीं चाहता फेसबुक का एल्गोरिथम कि आप उसको छोड़ के दूर जाएं। वो इंगेज करने के लिए ही बना है, उसका बॉट, उसका एआई बना ही इसीलिए कि आपको इंगेज करना है, आपका टाइम चाहिए उसको। सबसे प्रेशियस चीज़ जो कोई किसी को दे सकता है वो समय होता है। तो बिल्कुल आप फेसबुक में जाइए, आप वीडियो गेम्स में जाइए, आप व्हाट्सएप पे जाइए, नॉट ऑन दिस साइड बट ऑन दैट साइड। आज रेडियंस के ही बच्चे हैं जो उस साइड से आपके लिए डेवलप कर रहे हैं और आप पागल हो रहे हैं।
बहुत सारे बच्चे रेडियंस के हैं, एंड आई एम प्राउडली आई एम सेइंग दिस। सो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, आप कंज्यूमर एंड यूज़र मत बनिए। अभी सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे, अपनी रैम पे, अपने फोकस पे, अपने इस प्रोसेसर पे दिमाग पूरा फोकस करिए कि मैं इसको इन्हांस कर पाऊँ, एंड देन उस एंड पे जा कर के टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाऊँ फॉर एवरीवन। तो मेरी कई बातों से आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से अभी Q&A सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और बताऊं या आप मेरे से कुछ और जानना चाहते हैं तो। सर कितनी बार पेपर होता है, कौन कौन सा होता है IIT के लिए, प्लीज़ बता दीजिए। तो देखिए, पहली बात, जेई मेन आपको देना पड़ता है। जेई मेन में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों एक साथ पूछे जाते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। PCM तीनों के 25 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 75 क्वेश्चंस आते हैं। 3 घंटे में आपको उसको सॉल्व करना होता है, एंड दैट इज़ दी ओनली वन पेपर। अब अगर आप जेई मेन में क्वालिफाई करते हैं, भारत के टॉप 2,25,000 2,40,000 बच्चों में आप आ जाते हैं, देन यू गेट क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस्ड, जिसको कि पहले IIT जेई बोलते थे। फिर IIT का पेपर होता है, मतलब जेई एडवांस्ड का पेपर होता है, और उसमें 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं। एक मॉर्निंग आवर्स में होता है 9 से 12, फिर दूसरा 2 से 5। सेम डे 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर में PCM आता है। पहले पेपर में भी PCM आता है, दूसरे में भी PCM आता है। जो पहला पेपर में PCM आता है उसमें 20 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के होते हैं। सेम सेकेंड पेपर भी होता है जो आफ्टरनून में होता है। तो इस तरीके से जेई एडवांस्ड में 2 पेपर्स होते हैं ऑन द सेम डे, 3 आवर्स ईच। हर पेपर में PCM होता है। जेई मेन जो आपने पहले दिया था, क्वालिफिकेशन फॉर जेई एडवांस्ड एंड नीट और IIIT वगैरह में एडमिशन जेई मेंस के स्कोर पे होता है। उसमें भी एक ही पेपर होता है 3 घंटे का, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाता है। सिलेबस जो कंटेंट है बिल्कुल जो 11-12 आप पढ़ते हैं, सेम सिलेबस जेई मेन एडवांस का भी होता है। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना होता, बस थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना होता है, थोड़ा सा डीपर लेवल पे जा कर के आपको पढ़ना होता है। तो कंटेंट वाइज जो 11-12 आप पढ़ते हैं बिल्कुल वही सिलेबस जेई मेन एडवांस का भी है, अलग कुछ भी नहीं है। हाउ टू मेक नोट्स इफेक्टिवली? येस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड नोट्स ही की है। मैं आपको बताऊं, जितने सक्सेसफुल बच्चे होते हैं उन सब में एक बात कॉमन होती है। इनफैक्ट आई शुड से 2 बात कॉमन होती है। पहली बात, सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं। दूसरी बात जो कॉमन होती है कि उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। नोट्स जब आपको लाइव क्लास पढ़ाई जा रही है तो उसी समय नोट्स आपके ऐसे बन जाने चाहिए कि आपको दोबारा कहीं लिखना ना पड़े, ना वीडियो को ही दोबारा देखना पड़े। नोट सुंदर का मतलब बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाल पेन, नीली पेन, हरी पेन, बीच में लाइन, पेंसिल, राउंडर से सर्कल, ये सब बच्चों वाली बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। इट शुड बी रिच। आपने जैसे क्लास के दौरान कुछ चीज़ें लिख ली, घर में रिवाइज करते समय मेरी कुछ बातें और याद आ गई, उसको भी वहाँ पे बीच में इम्बेड कर लिया। फिर कई लोग बोलते हैं अब मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट्स की कॉपी बनाता हूँ। नो, उसी कॉपी में इंडेक्सिंग कर लीजिए। जैसे मार्कर्स आते हैं ना, छोटे छोटे स्टिक नोट्स आते हैं रंग बिरंगे, लाल, पीले, नीले। तो जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी पेज में रखी, वहाँ पे लाल रंग की पर्ची चिपका दीजिए। लगता है कहीं कहीं फॉर्मूले लिखे हुए हैं बीच में, तो वहाँ पे येलो रंग की पर्ची चिपका दीजिए। और याद रखिए, लाइफ में कुछ भी रफ़ नहीं होता। देयर शुड नॉट बी एनी रफ़ कॉपी। जिस भी कॉपी और पेन का इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। कई लोग बहुत कचरा टाइप की कॉपी ख़रीद लाते हैं, सस्ती, बोले हम रफ़ कॉपी है। अरे रफ़ जीवन हो जाएगा रफ़ कॉपी में करोगे तो। यही वो चीज़ है जहाँ पे पैसे नहीं बचाने हैं। कॉपी और पेन में पैसे मत बचाइएगा, बस ये एक बात ध्यान रखिएगा। हर जगह पैसे की बचत कर लीजिए, बुक्स में, कॉपी में, पेन में। यही आपकी असली ताकत है। यहाँ पे पैसों की बचत बिल्कुल मत करिए, और कोई भी कॉपी भर जाने के बाद उसको डिस्कार्ड मत करिए, रखे रहिए, ज़िंदगी भर रखे रहिएगा। जितने समय के बाद आप उस कॉपी को देखेंगे, वो कॉपी आपको उतनी ज़्यादा शक्ति देगी। आप 1 साल के बाद पुरानी अपनी कॉपी देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि यार हम तो बड़े गधे थे यार, पहले बताओ इतने आसान प्रॉब्लम को हम ऐसे करते थे। एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कुछ भी रफ़ नहीं होता, कुछ भी कॉपी को फेंकिए मत। राइटिंग कैसी भी हो, कंटेंट वाइज इट शुड बी रिच। जो भी क्लास में बताया गया सब कुछ उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दैट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एंथुजियाज्म और मोटिवेशन टुवर्ड्स सब्जेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, बट मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा। जनरेशन इज़ वन थिंग एंड मेंटेनिंग दैट एंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली इज़ सुपर बिग थिंग, जो थोड़ी मुश्किल भी है। तो सबसे पहली बात, इट शुड बी पार्ट ऑफ रूटीन। रोज़ खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 5 बजे उठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ज़बरदस्ती उठिए, 1 महीने तक आपको आदत पड़ जाएगी। आदत बनने तक आपको ज़बरदस्ती खुद के साथ करना पड़ेगा, खुद को फोर्स करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों तक आप फोर्स करते हैं, खुद के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, फिर ये पाते हैं कि धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है। दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, आप एक लाइफ को जीने का टारगेट बनाते हो कि यार मेरे को वहाँ पे जाना। जैसे गर्ल ने अभी लिखा कि मुझे नासा जाना है, किसी ने लिखा कि मेरे को IAS पे जाना है। जाना मतलब जाना है, वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपका जो ड्रीम है। मुझे वो चीज़ हासिल करनी है, मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं। मतलब मैं जब जॉब ज्वाइन करूँगा उसके 4 साल में मेरे को लैंड रोवर ख़रीदनी है, या मुझे ये गाड़ी ख़रीदनी है, या मुझे वहाँ पे सेटल होना है। वॉट एवर शुड बी, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, एंड उससे ज़्यादा मेहनत करिए टू अचीव दैट ड्रीम। वर्क हार्डर फॉर दैट। तो आप जब बड़े सोचते हो, उसका एक पाथ सोचते हो, यार मुझे IIT बॉम्बे जाना है, मेरे को बॉम्बे जाना ही है, किसी भी कीमत पे जाना है। एक पेज निकालिए, IIT बॉम्बे लिख दीजिए, जहाँ पढ़ते उसके सामने अपने दरवाजे पे लगा दीजिए। आपको लगता है कि टॉयलेट में आप ज़्यादा समय तक बैठते हैं, टॉयलेट के दरवाजे में अंदर से चिपका दीजिए IIT बॉम्बे, कि जहाँ लगा ज़्यादा देर बैठ रहे, अरे यार IIT बॉम्बे जाना है, अपने को यहाँ लेट हो रहा है, फटाफट निकलो इधर से, जल्दी अपने काम में जाओ। मतलब पॉइंट इज़ कि सिंपली हर किसी का जो ट्रिगर करने का तरीका होता है वो अलग होता है। हर किसी का जो मोटिवेशन होता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन अलग होता है। तो खुद पे ट्राई करिए, और ये अंदर होता है आपके। यू जस्ट हैव टू गेट थ्रू इट। सो आई थिंक ग्रेजुअली यू विल बी इनटू इट। बैचेस कब से स्टार्ट होंगे? तो जैसे ही आपका 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और रिज़ल्ट आ जाते हैं, रिज़ल्ट तो खैर लेट आते हैं, बट 10th के एग्ज़ाम से आप फ्री हो जाते हैं, तो बस उसके आप मान लीजिए कि हफ्ते से 10 दिनों के भीतर आपके 10th एग्ज़ाम के बाद आपके यहाँ पे जो बैचेस हैं IIT के, वो शुरू हो जाएंगे। सो ऑफकोर्स मोस्ट प्रोबेबली जो मैं मान के चलता हूँ कि अप्रैल 1st वीक आप मान सकते हैं, अप्रैल 1st वीक से आपके बैचेस शुरू हो जाएंगे। बट रेडियंस में एडमिशन अभी चल रहा है, तो आप में से जो लोग एडमिशन लेते जा रहे हैं, दे कैन बी गेटिंग एक्सेस टू आवर 10th क्लासेस एज वेल, जो कि हर्ष मलैया सर लेते हैं। उसमें भी आप अभी 10th के रिवीजन वगैरह हर्ष मलैया सर के साथ भी आपको करने का मौका मिल जाएगा। व्हाट अबाउट टेलीविज़न? टेलीविज़न देखिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा टेलीविज़न भी, बट आई थिंक अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा बहुत जो आधे घंटे या एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अगर कोई नॉन डिस्ट्रैक्टिंग, नॉन एडिक्टिव चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं टीवी, तो दैट इज़ ओके। बट येस, यू कैन गो फॉर शॉर्टर स्पैन, आधा घंटा 1 घंटा ठीक है। ज़्यादा जल्दी उठने से हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होगा? अरे भाई, इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप 5 AM क्लब बुक पढ़िए, 5 AM क्लब बुक है। जितने भी वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ज़्यादातर सुबह जल्दी उठने वाले लोग होते हैं। और ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से भी आप देखेंगे तो जो बॉडी भी हमारी बनी हुई है वो सुबह जल्दी उठने के हिसाब से ही डिज़ाइंड है। ऐसे चाइनीज़ कैलेंडर है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ़िलासफ़ी में बातें की जाती हैं। और बॉडी इज़ मेड टू राइज और वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM। ऑफ कोर्स जॉइन 5 AM क्लब, एंड इसमें हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होती है। सो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, नहीं पढ़ी पोएम बचपन में? जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। दैट्स द बेस्ट योर बॉडी कैन डिज़र्व एक्चुअली फ्रॉम यू। इन IIT देयर इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ गोइंग अब्रॉड? इन बातों को रहने देते हैं, बिकॉज ऐसा कोई डेटा तो रिलीज़ होता नहीं है। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जिस समय आप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होकर निकलेंगे, भारत में बाहर से लोग आ रहे होंगे। तो अब्रॉड जाने वाली जो बातें हैं, जो एक
ट्रेंड है वो ऑलरेडी बेहद डिक्लाइन हो चुका है। इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। कोरोना ने उसको और कम कर दिया है। आप लोग जब तक निकलेंगे मुझे लगता है कि रिवर्स ट्रेंड शुरू हो चुका होगा। तो आई डोंट थिंक कि अब्रॉड का फ़िलहाल आप सोचिए, अभी फ़िलहाल टारगेट शुड बी IIT। क्लासेस कब शुरू होंगी मैं बता चुका हूँ। आई वेक अप एट 4:30 एंड स्लीप एट 9, दैट्स सुपर अमेजिंग। एंड आई थिंक ये जिस बच्चे ने लिखा है ये मेरे लिए बहुत रेयर बात है कि कोई बच्चा ऐसा लिखा है, एंड रियली इट इज़ वेरी गुड। 4:30 बजे उठ जाना और 9 बजे सो जाना, दैट्स अमेजिंग। What are some key things which I should follow from now so that it will be helpful in preparation of JEE? So, maintain a healthy routine. वो जो मैंने 3 घंटे का आपको ब्रेकअप बताया, 1 घंटा फिजिकल फिटनेस, मतलब मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, आधे घंटे से 1 घंटा फॉर फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, वट एवर यू फील लाइक। 1 घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा नॉन PCM रीडिंग। नॉन PCM मतलब आप समझ गए। और थोड़ी बहुत कुछ हॉबी है तो उसको भी आप आधे घंटे 45 मिनट दे सकते हैं। एक हेल्दी रूटीन है, अगर आप अपने आप में इन्वॉल्व हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। और 10th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िए, आप नॉलेज के लिए पढ़िए, नॉट ओनली फॉर मार्क्स। मार्क्स तो ठीक है, अच्छे लगते हैं हर किसी को, बट नॉलेज के लिए पढ़िए। JEE का जो सिलेबस है 2 साल में जब सिलेबस शुरू होगा उसके बाद आराम से किया जा सकता है। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर फोकस्ड। एंड येस, जैसे इसने पूछा था कि व्हाट एल्स कैन डू, डिलीट योर व्हाट्सएप, फेसबुक एंड एवरीथिंग, गेट अवे फ्रॉम इट। नींद बहुत आती है, यस, फोर्स योर सेल्फ। विल हर्ष मलैया सर टेक एनी क्लासेस 11th 12th? Yes, Harsh Malaya sir is taking some revision classes for 11th and 12th also at moment. So I think he will be continue those revision classes for 11th 12th as well. Late night study or early morning, which one is better? That depends, but I will suggest you early morning. If we give 2 hours physical activity, then will there be any consequences of it? 2 hours I think थोड़ा सा ज़्यादा है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, बट अगर आप उसके साथ में पढ़ाई मेंटेन कर लेते हैं तो नो हार्म इन इट। फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ भी कर लेते हैं, उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस बुरे कभी नहीं हो सकते हैं। बस उससे डिस्ट्रैक्शन ना हो कि आप 2 घंटे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बातचीत में ही समय गुजार रहे हों या साइकिलिंग भी दोस्तों के साथ करके बेवजह समय बर्बाद कर रहे हों, ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हो, देन इट्स ऑल राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड सर प्लीज़ टेल अबाउट NDA। NDA के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है, जो आपको यहाँ पे कराना है उतना ही है। NDA 2 आप देंगे जब क्लास 12th में होंगे। NDA साल में 2 बार होती है ना। NDA 2 आपको सेकेंड NDA देना है, एंड दैट टू व्हेन यू आर इन क्लास 12th। NDA के लिए लोगों को लगता है फिजिकल फिटनेस की बहुत ज़रूरत होती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप NDA का SSB जो क्वालिफिकेशन होता है, मैं उसके लिए आपको छोटी सी बात बता दूं। इट्स लाइक अगर 10 के लेवल पे वो आपको नंबर दे रहे हैं, आपके 10 आउट ऑफ 10 आ गए तो विल बी रिजेक्टेड। आपके 10 आउट ऑफ 6 आ गए, अगेन यू आर रिजेक्टेड। तो इस वजह से दे नीड अ पर्टिकुलर थिंग। आप में है तो है, नहीं है तो नहीं है। एकेडमिक्स में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, NDA रिटर्न निकाल सकते हैं। SSB के केस में तो दे हैव सम पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट, सो ऑफ कोर्स दे चूज अकॉर्डिंगली। आप ये नहीं सोच सकते कि आई एम एक्स्ट्रॉर्डनरी स्मार्ट, आई एम लाइक दिस दैट, आई एम वेरी एथलेटिक तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल बॉडी, इट्स अबाउट इमोशंस एंड फिजिकल बॉडी एज वेल, इमोशनल बॉडी एज वेल। सो yes, you can try and you should give NDA 2, but आजकल तो अब लड़कियों का भी NDA में जाना शुरू हो गया है। सीट्स आर क्वाइट लेस, but yes, girls can also appear in NDA. In my area dummy schools are not available, so what can I do for schooling? अगर डमी स्कूल ही ज्वाइन करना है देन एरिया का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे स्कूल जाना ही नहीं है तो एरिया से क्या फ़र्क पड़ता है भाई। तो आई डोंट थिंक कि डमी स्कूल के केस में एरिया कोई मायने रखती है। एरिया तो मायने तब रखती है जब मुझे स्कूल जाना हो। जब मुझे स्कूल जाना ही नहीं तो काहे का फिर एरिया। क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी ये थोड़ा सा जब शुरू होगा तो कोविड की स्थिति कैसी होती है, क्लासेस फिजिकल होती हैं कि ऑनलाइन होती हैं, इन सब बातों पे क्लास की टाइमिंग डिपेंड करेंगी। तो आई कैन नॉट से अबाउट दैट एट मोमेंट। हाउ टू मैनेज स्कूल प्लस कोचिंग प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम प्लस परसुइंग हॉबी एंड बुक रीडिंग? येस, दैट्स द ट्रिक, दैट्स द ट्रिक। इस बारे में हम बात करेंगे। आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ये सब करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट।
यही तो असली लाइफ है, खूब सारी चीज़ें करने को हो और टाइम नहीं हो, दिन भर मेहनत करो, शाम को थक के सो जाओ, और क्या चाहिए लाइफ में। सर प्लीज़ टेल द मार्क्स, ये बार बार लिख रहा है बट आई डोंट नो व्हाट मार्क यू आर आस्किंग। सर हाउ टू मेक इफेक्टिव रिविजन शेड्यूल, यस वो एक बार क्लासेस शुरू होंगी, इस बारे में आपको बताया जाएगा। इज़ नाउ 4 एग्ज़ाम इन टोटल IIT JEE, आपको एडवांस के लिए 2 पेपर देने होते हैं, नॉट 4, 2 ही पेपर देना होता है। हाँ JEE मेन ज़रूर 4 बार कंडक्ट होता है, बट बेस्ट ऑफ 4 लिया जाता है, बट वो सब पैटर्न पे भी मत जाइए, वो कोविड के कारण इस साल आ गया था। आप जब देंगे तब क्या होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज आपके लिए अभी 2-3 साल बचे हैं। शुड वी टेक डमी और नॉट, येस आई रिकमेंड ऑलवेज डमी, बिकॉज सीधी सी बात है कि अगर मेरा 1 भी घंटा या आधा घंटा भी कहीं बर्बाद हो रहा है तो आई विल नॉट प्रेफर दैट। भाई डमी का मतलब क्या होता है, डमी का मतलब सिंपली ये होता है कि यू कंप्लीटली फोकस ऑन योर शेड्यूल, यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो बेसिकली ज़्यादातर लोग जो नेगेटिविटी लाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर क्या होता है, कोचिंग में हम खूब हवा भर रहे हैं और स्कूल में गए फिर वो उन्हीं बच्चों के साथ घूम रहे हैं जिनके टारगेट्स पढ़ाई नहीं है, फिर ये नहीं है वो नहीं, दे आर डाइल्यूटेड देन। नहीं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो डमी स्कूल्स में दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, डाउट दूर करते हैं, सुबह साइकिलिंग भी करते हैं, फिर बुक रीडिंग भी करते हैं, मतलब आप अपने को खुद बनाते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। तो ये 2 साल आप पूरा ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं खुद को, तो दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। तो येस आई रिकमेंड डमी, समवन वाज आस्किंग। सी क्लासेस के आवर्स कितने होंगे ये सब अभी मत पूछिए, जैसा मैंने बोला इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोविड सिचुएशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस, बट हाँ जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वही किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन एंड ऐसा वेबिनार्स हम हर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में करते रहेंगे, आपको लिंक मिलती रहेगी, आप फिर अटेंड कर सकते हैं, मुझसे फिर इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दिस विल बी रिकरिंग वेबिनार्स, सो सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।